Bismillahirrahmanirrahim. So I am here with another topic, and this is our lecture number 13. So the topic for today's lecture is steel structures. This topic is basically introduction to steel structure and comparison between steel and RCC structures. So the major portion of this lecture comprises of these two contents. First two. So this is very basic and introductory and a quite easier lecture. So I may skip most of the reading, but I will try to convey the message. So as we can see, we are given with the introduction of steel. So what is steel? It is it is nothing but it is a modified form of an iron, because when we add 0.02% to 1.7% of carbon in some other material such as silicon, nickel, manganese and copper to iron during its manufacturing, then we call it alloy or steel. Like एक तो हो गया simple iron, तो steel is the modified form of iron. तो अब वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप आयरन में कार्बन की परसेंटेज 0.02 टू 1.7% अगर आप उसमें कार्बन ऐड करें और साथ में कुछ अदर मटेरियल्स या मेटल्स लाइक सिलिकॉन, निकल, मैग्नीज एंड कॉपर, तो उस टाइम हम उसे कहेंगे कि दिस इज द अलॉय. यानी कि अलॉय क्या होता है कि दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन, और या फिर हम उसे स्टील कहते हैं. सो जो स्टील की जो प्रॉपर्टी को जो मेजर चीज़ है जो कंट्रोल कर रही है, दैट इज कार्बन. सो by suitably controlling the carbon content, alloying elements and heat treatment, a desired combination of hardness, ductility and strength can be obtained in steel on the basis of carbon content. Steel may be classified as under. तो वो कह रहे हैं कि अब कार्बन ही की के बेस पे हम इसकी प्रॉपर्टीज को अल्टर कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? उसकी हार्डनेस, उसकी डक्टिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ. तो अब लेट्स सी कि कार्बन के परसेंटेजेस क्या हों तो ये प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा. सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि स्टील को जो है वो कार्बन की बेस पे कैटेगराइज किया हुआ है, जिसमें 0.1% से लेस कार्बन होगा तो उसे हम कहते हैं कि वेरी लो कार्बन स्टील और डेड स्टील. सिमिलरली माइल्ड स्टील वो होगा जिसमें अप टू 0.25% जो है कार्बन होगा, एंड मीडियम कार्बन जो 0.25 से 0.7%, एंड सिमिलरली हाई कार्बन स्टील जो कि 0.7 टू 1.5%. और यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने पीछे देखा था कि वहाँ पे था 1.5% मैक्सिमम, 0.25 से 1.5% ये रेंज है असल में. तो जो 0.1% से कम है, इट मीन्स कि वो तो वेरी लो कार्बन या डेड स्टील है. ठीक है, तो असल में जो कंट्रोलिंग परसेंटेज है कार्बन की वो है 0.25 से 1.5. तो इसी बेस पे कार्बन जो है वो माइल्ड स्टील, जो आयरन है वो कभी माइल्ड स्टील बन जाता है, कभी मीडियम कार्बन स्टील एंड देन हाई कार्बन स्टील, जिससे हाई कार्बन स्टील को हार्ड स्टील भी कहते हैं. सो विच मीन्स कि कार्बन की परसेंटेज अगर ज़्यादा होगी तो स्टील भी हार्ड होता जाएगा. तो ये हैं वो प्रॉपर्टीज जिसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि माइल्ड स्टील. अब हमें पता है, पीछे हमने देख लिया है कि माइल्ड स्टील कौन सा है जिसमें अप टू 0.25% कार्बन होगा. मीडियम कार्बन में 0.25 से 0.7%, सिमिलरली हाई कार्बन में 0.7 से 1.5%. तो अब देखें माइल्ड स्टील हमें पता है कि ये सॉफ्ट है क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज कम है.
सॉफ्ट है और मीलेबल स्टील है, यूज फॉर रोलिंग इनटू थिन शीट्स। मीलेबल मतलब इसको कन्वर्ट या रीशेप किया जा सकता है किसी भी दूसरी चीज में, किसी भी दूसरी शेप में। और इसको वो इजी, वो कह रहे हैं कि इजी है इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। बाकी ये इसके यूजेस अकॉर्डिंगली लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी शीट में हम इसको यूज कर सकते हैं, कि फॉर मेकिंग मोटर बॉडी, शीट मेटल, बॉयलर प्लेट्स, थिन प्लेट्स, स्ट्रक्चरल स्टील एक्सेट्रा। देन वी हैव मीडियम कार्बन स्टील। ऑब्वियसली अगर ये सॉफ्ट है तो ये क्या होगा, मीडियम कार्बन स्टील जो है इसे, ये ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड डक्टाइल स्टील यूज फॉर ड्राइंग इनटू वायर। ये जो है वो कार्बन की परसेंटेज हमने बढ़ा दी थोड़ी सी, तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। मीडियम है ना, क्योंकि एक रेंज है, मीडियम रेंज में है, यानी कि वो जिसे कहते हैं कि बैलेंस्ड है कार्बन की परसेंटेज, दैट्स वाई ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया और ये डक्टाइल भी हो गया, जिसको हम यूज़ करते हैं इसमें वायर्स वगैरह बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे इसके यूजेस भी ऑब्वियसली फिर फॉर मेकिंग स्प्रिंग्स, टायर्स, stamping and pressing dies rails. So these are the uses of medium carbon steel. Then we have high carbon steel. हाई कार्बन, अब ओबियसली कार्बन की परसेंटेज हमने बढ़ा दी है, तो ये अब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया और ब्रिटल हो गया, जिसको हम टूल्स बनाने के काम आता है। अब टूल्स कौन कौन से, जिसमें चिसल्स, हैमर्स, सॉज एंड नीव्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह के जो टूल्स हैं हाई कार्बन स्टील से बनते हैं। देन वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बेसिकली हमें पता है कि अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो स्ट्रक्चर बीम, कॉलम, केबल, स्लैब्स, आर्चेज और इन सब के कम्बिनेशन से मिलके एक स्ट्रक्चर बनता है फ्रेम से, ठीक है। सो बीम, कॉलम, स्लैब्स एंड सो ऑन, उससे मिलके एक स्ट्रक्चर मिलके बनता है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन में भी ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर सीरीज ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट्स दैट फॉर्म टुगेदर अ सिस्टम दैट कैन रेजिस्ट अ सीरीज ऑफ एक्सटर्नल लोड इफेक्ट अप्लाई टू। अब सिविल इंजीनियरिंग में भी यही होता है कि हम बीम, कॉलम, फ्रेम, स्लैब के कम्बिनेशन से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि लोड्स को बेयर करता है, external loads. So these are the few examples of structures, और मोस्टली ये सारे के सारे जो हैं स्टील स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हम हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ अबाउट स्टील स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे आपको इसलिए स्टील स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। सो व्हाट इज़ अ स्टील स्ट्रक्चर? इनिशियली हमने जनरली देखा कि स्ट्रक्चर क्या है, अब हम देख रहे हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिकली ए स्टील स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली स्टील हमने देख लिया कि स्टील है क्या इटसेल्फ, तो स्टील से मिलकर ऑब्वियस जो स्ट्रक्चर बनेगा तो वो स्टील स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर विच इज मेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स डिजाइंड टू कैरी लोड्स एंड प्रोवाइड एडिक्वेट रिजिडिटी इज नोन एज स्टील स्ट्रक्चर। तो स्टील जो स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स, अब एक तो स्टील जो है वो रॉ फॉर्म में हो, जो दूसरा स्टील वो जो प्रॉपर शेप में हो, आई सेक्शन, सी सेक्शन, एल सेक्शन, यू सेक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो या वायर की केबल की फॉर्म में या पाइप की फॉर्म में हो, तो वो हो गया स्ट्रक्चरल स्टील। तो अब यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि कम्बिनेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स से मिलके बना हो, जो कि लोड्स को कैरी करे, और साथ साथ वो प्रोवाइड एडिक्वेट रिजिडिटी, यानी कि रिजिडिटी जितनी हमें किसी भी स्ट्रक्चर से चाहिए हो उतनी वो रिजिडिटी भी प्रोवाइड करे, तो उसे हम स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं। सो दिस इज अ स्टील स्ट्रक्चर। Now, why we are moving towards steel structures instead of concrete structures? So, the major reason is economy. तो अब यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडीज उन्होंने की हैं और वो कह रहे हैं कि जो स्टील स्ट्रक्चर्स हैं वो 5 to 7% लेस कॉस्टली हैं, 5 to 7% इकोनॉमिकल हैं एज कंपेयर टू द
concrete framing system on national basis. ठीक है, so the first reason to why steel structure is lower project cost. The second reason is higher strength, यानी कि कॉस्ट भी कम है, स्ट्रेंथ भी आपको ज़्यादा दे रहे हैं. तो all the material talk about high strength, but their strength is still less than that of structural steel even when enhanced by steel. यानी कि अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो भी मटेरियल आप ले लें उनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्टील से कम है. अब साथ में वो एक बात और कर रहा है कि वो मटेरियल्स यानी कि रीइंफोर्स्ड मेंबर्स लाइक कंक्रीट में अगर आप आयरन, जो प्योरली आयरन है, वो डाल के जिससे रीइंफोर्स्ड कर लें तो वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बन जाएगा. अब रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के अब भी वो कह रहे हैं कि वो भी उसकी स्ट्रेंथ कम है एज कम्पेयर टू प्योर स्टील. तो दैट्स वाई स्टील इज प्रेफर्ड. स्टील की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, स्टील की 5 to 7% कॉस्ट भी ज़्यादा. Now let us see what are the other reasons to justify this question, why steel structure. Now the third reason is recyclable. So recycling ये जो है आजकल आप कह लें कि एक बहुत हॉट टॉपिक है. और structural steel is most recycled material in our planet. Today's structural steel is made of 88% recycled product, which is fully recyclable in the future and can be reused without further processing. तो वो कह रहे हैं कि आज का जो हमारे पास स्टील है ये भी, इसका भी 88% जो है वो रिसाइकलिंग से हमने बनाया हुआ है, हमने तैयार किया हुआ है, उसको हम यूज कर लें. और इन फ्यूचर ये 100% जो है रिसाइकलेबल होगा और इसको दोबारा से रिसाइकलेबल करने की, रिसाइकलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि वो एज इट इज़ हम दूसरी जगह पे यूज कर सकेंगे. सो दिस वाज द थर्ड रीज़न. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर रीजंस. तो ये रिसाइकलिंग की एक आपको इलस्ट्रेशन बताइए. तो ये देखें, इनिशियली हमारे पास रॉ फॉर्म में था जो कि लेट से यूज हो गया था जो भी, तो उसके बाद हमने उसको रिसाइकलिंग करके तो दोबारा से न्यू शेप में ले आए हैं और रीयूजेबल बना दिए. द फोर्थ रीज़न और जस्टिफिकेशन टू दैट क्वेश्चन इज डक्टिलिटी. आपने अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ी है या अभी पढ़ रहे हैं तो ये एक टेस्ट भी है स्टील का, डक्टिलिटी टेस्ट, ये आप करेंगे इंशाल्लाह. तो डक्टिलिटी टेस्ट से हम क्या देखते हैं कि स्टील जो है ये डक्टाइल मटेरियल है, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है किसी हद तक. तो डक्टाइल मींस के दिस इज नॉट रिजिड, यानी कि एक तो रिजिड होता है ना, कंक्रीट या डायमंड की एग्जांपल आप ले लें, या पत्थर की ले लें, या ब्रिक की ले लें, तो वो रिजिड है, मतलब वो फेल हो जाता है विदाउट वार्निंग. जबकि जो स्टील है वो क्या करते हैं, फेलियर से पहले वो वार्निंग देते हैं. तो ये जो एक टेस्ट है ये आप करेंगे, डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ स्टील, तो यूटीएम पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे. तो इसमें हम देखते हैं कि नेक और कोन वाला फिनोमेना बनता है. यानी कि इनिशियली हमारे पास स्टील था, इस पे हमने लोड लगाया तो इसकी शेप जो है इस तरह से बन गई. ठीक है, तो एक तरफ से नेक बन गई, एक तरफ से कोन बन गई. तो फाइनली स्टील जो है वो ब्रेक हो जाता है नेक और कोन की फॉर्म में. तो स्टील इज डक्टाइल, सो स्टील कैन विथस्टैंड एक्सटेंसिव डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर अंडर हाई टेंसाइल स्ट्रेसेस. इट गिव्स वार्निंग बिफोर फेलियर टू टेक प्लेस. तो जो इसकी सबसे अच्छी बात ही यही है कि ये फेलियर से पहले वार्निंग देता है बिकॉज ऑफ दैट डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट रीजन इज ड्यूरेबिलिटी, कि हमने पीछे देखा कि रिसाइकलेबल भी है, कॉस्ट भी कम है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, फिर इस तरह डक्टाइल भी है. तो अब वो बता रहा है कि ये ड्यूरेबल भी है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी जो सर्विस लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है. और मोस्टली प्रोजेक्ट्स में होता ये है कि इसकी जो सर्विस लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी स्ट्रक्चरल मेंबर्स से. और साथ में जो प्लस पॉइंट है वो ये कि इस
को रिस्टोरेशन या मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। द अदर रीज़न इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मतलब हम इसको फ्लेक्सिबल मतलब ड्यू टू इस फ्लेक्सिबल नेचर, क्योंकि कार्बन की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से होता ये है कि हम इसको मोल्ड कर सकते हैं दूसरे शेप्स में। लाइक अगर स्टील का हमारे पास स्ट्रेट है तो हम उसको बेंड कर सकते हैं, बेंड है तो स्ट्रेट स्ट्रेट कर सकते हैं। So one of the great features of steel framing is that they are flexible, meaning it can be arched as per required specification. यानी कि अगर आपके पास स्ट्रेट जो है स्टील है तो उसको आप मूव करके बेंड करके उसको आर्च शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि बाकी आपको आइडिया होगा कि व्हाट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये बड़ी आसान आसान बातें हैं। तो ये देखें, अब अगर स्टील हमारा फ्लेक्सिबल ना होता तो क्या इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे बनते? Obviously not, ठीक है। देन वी हैव टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, यानी कि हमने स्टार्ट किया था कि वाई स्टील स्ट्रक्चर्स, तो ये उसी की जस्टिफिकेशन की कंटिन्यूटी है कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, यानी कि कंक्रीट से अब आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, बट आप जो स्टील है उससे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब कहीं पे प्रोजेक्ट लगा हुआ है सिविल का, कहीं पे रोड बन रहा है या वट एवर, कोई बड़ा प्लाजा बन रहा है, तो अब वहाँ पे अगर होटलिंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं है तो नॉर्मली ये होता है कि वहीं पे आसपास एक स्टील का कंटेनर बना दिया जाता है, तो जो कि टेम्परेरी भी है और इजी है उसको बनाने का, ठीक है, टाइम भी कम लगता है। तो अब हम करते क्या है कि जस्ट बोल्ट और वेल्स और वो लगा के रिवर्स वगैरह, वो जिसे हम दिस इज बॉम्ब में नट्स वगैरह और वो चीज़ें कहते हैं, तो वो बोल्ट और वेल्डिंग और रिवर्स रिवर्टिंग करके तो हम एक कम टाइम में एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो हियर इज द एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। अब ये भी टेम्परेरी है। देन वी हैव द aesthetic aesthetics ऑफ स्टील। तो aesthetics जो स्टील जो है वो आपके, क्योंकि वो डक्टाइल भी है वो, तो आप इस प्रॉपर्टी की वजह से उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं और उसको एक बड़ा आप कह लें कि लाइट वेट और इकोनॉमिकल जो है वो एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इकोनॉमिकल प्लस ब्यूटीफुल, यानी कि एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी बेंट एंड रोल्ड इनटू to create non-linear members to further enhance the aesthetic appeal of the structure। वही बात कर रहे हैं। तो अब ये देखें स्टील के साथ क्या करके बनाया हुआ है उन्होंने, तो ओबियसली ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये सरपास कर जाती हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पे। नाउ लेट अस गो थ्रू द कंपैरिजन बिटवीन स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर। तो पहला पार्ट था हमारा कि व्हाट इज स्टील, सेकंड पार्ट था कि व्हाई स्टील स्ट्रक्चर। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज कि what is the difference between steel and RCC structure. So these are the differences and let us discuss them one by one. तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी। अब दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि कहीं पे एक चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो, कहीं पे दूसरी चीज़ ज़्यादा अच्छी हो। तो फायर सेफ्टी में सबसे पहले है कंक्रीट हमारा। तो कंक्रीट का वो कह रहे हैं कि जो ये हाईली जो है ना फायर रेजिस्टेंट है, इसको कोई एडिशनल जो है वो फायर प्रूफिंग जो ट्रीटमेंट है वो नहीं चाहिए होती, और साथ साथ ये 4000 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो बेयर कर सकता है, उसके बाद जाके इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज होना शुरू होती है। बट ऑन द अदर हैंड स्टील जो है वो जस्ट 500 डिग्री सेल्सियस तक जाके ही वो अपना जो 2/3 लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लूज कर देता है, और उसकी फिर इस तरह जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 500 से, तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी,
और अल्टीमेटली वो जो स्ट्रक्चर है हमारा वो कोलैप्स कर जाएगा। बट 500 डिग्री सेल्सियस विच इज़ क्वाइट हाई, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है ये भी। तो अब ये वही बता रहे हैं कि कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसको आग से कुछ नहीं होता, बट स्टील स्ट्रक्चर में कुछ 100 से ज़्यादा या जो 500 बेंच मार्क उन्होंने दिया हुआ है तो उससे ज़्यादा कंक्रीट स्टील जो है वो मेल्ट कर जाता है या अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर जाता है। देन रेजिस्टेंस टू लेटरल लोडिंग। तो अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो लेटरल लोडिंग है, लाइक आपने कोई बिल्डिंग बना ली, अब उस पे कोई खुदा न खास्ता अर्थक्वेक आ जाता है या कोई विंड वगैरह चलती है, तो वो क्या करती है कि लोड लगाती है जिस साइड से चल रही हो बिल्डिंग की उसी साइड पर। तो कंक्रीट के केस में वो क्या कह रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस कैसी है लेटरल लोडिंग के लिए। सो building constructed with cast in place reinforced concrete can resist winds of more than 200 miles per hour, while, while while with proper design, the structures built with concrete can exhibit increased ductility in areas prone to seismic activity. तो अब वो कह रहे हैं कि जहाँ पे कंक्रीट से या कास्ट इन प्लेस कंक्रीट जहाँ पे हो रीइंफोर्स कंक्रीट, तो वो जो विंड है वो 200 माइल पर आवर तक की जो विंड का प्रेशर है या लोड है वो बेयर कर सकता है। जबकि स्टील जो है वो डक्टाइल है और सीज्मिक जोनिंग में या सीज्मिक लोड्स में वो स्टील जो है वो आप कह लें कि सेफर डिज़ाइन है, सेफर प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और स्टील resist well under high load because it is ductile, which means it has the ability to bend without breaking। ये इसकी एबिलिटी है कि इसको बेंट किया जा सकता है ब्रेक किए बगैर स्टील की। अब ये एक बड़ा अच्छा ग्राफ दिखाया गया है कि अगर ये देखिए ये ब्रिटल कोलैप्स दिखाया है कि सीधा सीधा बिल्डिंग जो है दरमियान में से दो पीसेस बन गए हैं, जबकि यहाँ पे इन्होंने स्टील ज़्यादा यूज़ किया तो डक्टाइल परफॉर्मेंस है, यहाँ पे था ब्रिटल परफॉर्मेंस। तो डक्टाइल परफॉर्मेंस में देखें तो लोड उतना ही लगा, लेकिन जो यहाँ पे बिल्डिंग है वो उसको कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डक्टाइल बिहेवियर ऑफ स्टील। देन रिसाइकलेबल। अब कंक्रीट जो हमें पता है कि अगर हम कंपेयर करें स्टील के साथ तो कंक्रीट जो है रिसाइकलेबल नहीं है। और बट अब रिसर्च में और आजकल की जो लेटेस्ट रिसर्च है इसमें कंक्रीट को भी या पेवमेंट का जो मटेरियल्स हैं उसको भी जो रिसाइकलेबल है वो बनाने पे गौर हो रहा है। और स्टील हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो 80+% जो है वो रिसाइकलेबल है और उसको नए प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है। मॉडिफिकेशन कंक्रीट की अब ओबियसली मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंक्रीट में अगर आपने एक बार फॉर्म वर्क लगा दिया फिर उसके बाद पोरिंग भी कर दी तो देन इट वुड बी almost impossible for you to dig the फाउंडेशन और फिर उसके बाद इसको इसके साथ ऐसा करो वैसा करो। देन स्टील जो है modification to the steel building can be simply removal of structural steel member। तो स्टील जो है इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत सिंपल है और इसको इजीली आप रिमूव करके दूसरे मेंबर के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं और सिमिलरली एक को मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी भी स्टील मेंबर को।
प्रोजेक्ट कॉस्ट वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 5 से 7% इसकी जो कंक्रीट के मुकाबले में है वो ऑन नेशनल बेसिस इसकी कॉस्ट जो है वो कम है। और कंस्ट्रक्शन टाइम, अब ओबियसली हमें पता है कि टाइम इज़ मनी, ये हर जगह सुनते आ रहे हैं। तो अब चूँकि कंक्रीट जो है अगर आप उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप फॉर्म वर्क प्लेस करते हैं, आप कंक्रीट को पोर करते हैं, फिर उसका 28 डेज जो है वो क्योरिंग पीरियड है, फिर वो जाके स्ट्रेंथ गेन करता है एंड देन सो ऑन। आपको पता है कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं। जबकि स्टील के केस में क्या होता है कि डायरेक्टली आपने स्टील लाया, आपने रिवर्स बोल्ट और वो वेल्डिंग वगैरह करके तो आपने अपना स्ट्रक्चर जो है आप लोग बना लेते हैं। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि स्टील का जो कंस्ट्रक्शन टाइम है वो कितना कम है। सिमिलरली स्ट्रेंथ भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टील अकेले की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। इवन कि अगर उसके कंक्रीट जो है रीइंफोर्स्ड हो तब भी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। तो ये एक ग्राफ है जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बता रहा है कंक्रीट की और स्टील की। अब प्योरली कंक्रीट को देखें तो ये इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जस्ट इतनी है, मतलब इसी तरह कास्ट आयरन जो है वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी है, और माइल्ड स्टील जो है जो कि एलॉय है आयरन का, तो उसकी स्ट्रेंथ जो आप देखें या उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है वो देखें कि वो किस तरह से है। यहाँ तक तो हुक ला हो गया, यहाँ से ऑनवर्ड यहाँ इस पॉइंट पे जाके जो है माइल्ड स्टील जो है वो ब्रेक होता है। सिमिलरली कास्ट आयरन जो है वो इस पॉइंट पे ब्रेक होता है, कंक्रीट इस पॉइंट पे ब्रेक होती है। सो दैट्स इट फॉर स्टील स्ट्रक्चर्स। आई होप you got what I wanted to say. If you have any questions, you can ask at any time. Thank you.